क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी बाद में देख लेते हैं। थे आई कैप के ही क्वेश्चंस, नाम सिर्फ बदल दिए थे। लेकिन मज़े की बात एक बच्चे ने पिछली क्लास में बताई है, वो ये कि आई कैप की बुक में से भी शायद इसमें से एक का सलूशन गलत था, तो किसी ने अगर बुक से देख के नकल करने की कोशिश की होगी तो वो फिर मारा जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दरअसल आपकी किताब के अंदर मौजूद है। पास पेपर 11 है, ग्रेनाइट कॉरपोरेशन वहाँ पे इसका नाम था। जैसे इस सवाल के अंदर एक जगह पे आप पहले पैराग्राफ में देखें तो पहले पैराग्राफ के एंड पे मतलब फॉलोइंग सोर्सेज के बाद जीसी भी लिखा रह गया था। पेपर में तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसको जी को ए कर लें पहले तो। अच्छा जी, चलें। तो इसके अंदर मैंने दो चीज़ें ऐड की थी बस। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें ऐड की थी। एक तो इस पॉइंट 3 की पेमेंट्स के नीचे पॉइंट 4 नज़र आ रहा है, कंसल्टेंट फ़ी ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं थी, एक तो ये ऐड कर दी थी। दूसरा मैंने पॉइंट नंबर 6 ऐड किया था, यूज़फुल लाइफ दे दी थी और साथ में डेप्शन मेथड बता दिया था। और तीसरा रिक्वायरमेंट के अंदर ये लाइन ऐड की थी, ऑल्सो कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एज ऑन 30 जून 2011। तो ये तीन चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। क्वेश्चन वही था बेसिकली। तो ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाना था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चेंज थी, उससे पहले नहीं की थी। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, थोड़ा सा ये देखना पड़ना था हमें कि रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर्स एंडेड 30 जून 10 एंड 11। एक तो हमें ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट करनी थी क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट। उसने एक इकट्ठी बोरिंग कॉस्ट नहीं मांगी, उसने कहा 30 जून 10 और 30 जून 11 पर कितनी कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है। तो एक तो ये वर्किंग हमने अलग कर ली, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर तो बहरहाल दोनों ने ही ऐड हो जाना था, बोरिंग कॉस्ट तो दोनों ही थी बहरहाल, ठीक है। सवाल को शुरू करते हैं। बहरहाल वो सवाल फिर सिर्फ दो वर्किंग्स और रिसीट पेमेंट के अंदर बच्चों ने एक बनाया तो उसमें एक छोटी सी गलती कर दी। सजेशन यही है कि अगर सवाल 2 साल पे फैला दे वो और दोनों साल रिक्वायर कर ले तो रिसीट पेमेंट दोनों साल का अलग अलग बनाना ज़्यादा मुनासिब है। जो गलती आपने की होगी वो वहाँ पे पहुँच के आपको पता लग जाएगी। वैसे 80% फिर भी ये सवाल बच्चों का सही हो ही गया होगा, इसमें मसला नहीं हुआ होगा। और ये क्वेश्चन और कल जो हमने कुरैशी लिमिटेड वाला सवाल किया, इनसे आगे बात बढ़ नहीं सकती मेरे ख्याल से। अब हम मैक्सिमम बात कर चुके हैं। इक्विटी का कॉन्सेप्ट नया था, वो मैंने कल आपको दे दिया। प्रोग्रेस बिलिंग मैंने आपको कहा था आई कैप जो है वो अपनी किताब में डिस्कस भी नहीं करता, क्वेश्चन बैंक में भी प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करता। तो फिलहाल मैंने तो आपको प्रोग्रेस बिलिंग की थोड़ी बहुत एंट्रीज भी करवा दी थी, ठीक है। सोच यही रहा हूँ कि ग्रेनाइट वो कुरैशी लिमिटेड वाले सवाल का आपसे जर्नल एंट्रीज आपसे डिस्कस ना करूं, सिवाय इसके कि सिर्फ बिल की डेट और पेमेंट की डेट डिफरेंट होने के ऊपर बता दूं कि एंट्री क्या होती है। और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी उसकी बनाने की बजाय हम इमाम वाले सवाल की एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे और उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। इसीलिए मैंने आज फिर डिस्कशन में ये सवाल कर दिया, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन मेरा लेक्चर था जो कल होना था और जो आज लेक्चर होना था वो मैंने कल पे शिफ्ट कर लिया था, ये आपसे टेस्ट कर लिया, क्योंकि इसमें नई चीज़ सिर्फ यही थी जो आपको खुद क्लास में बतानी थी। तो जो सोचा कि इतना सोच भी लेना चाहिए बच्चों को। और अगेन ये भी जहन में था कि आप इसके बावजूद भी टेस्ट के अंदर बैठे और आपको ये बात नहीं बताई हुई थी, बच्चों ने नहीं भी ये काम अलग किया तो पासिंग मार्क्स मिले होंगे उनको जिन्होंने कम से कम वर्किंग्स अलहदा कर ली, ठीक है। तो सवाल को शुरू करते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं, जल्दी हो जाएगा डिस्कस। On Yakam March 10, Apple Corporation started the construction of a new plant to meet the growing demand of its product. कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? ये होमवर्क अभी से लिख लें। वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड हुआ 1 मार्च 2010 को। उसके बाद The new plant was completed at a cost of 100 million on 31 मई 11। तो 31 मई 11 पे वर्क कंप्लीट हुआ। आप कहेंगे कि यकम मार्च 10 से शुरू हुआ तो 30 जून 10 पे एक साल एंड आ गया था, फिर उसके बाद 30 जून 11 वाले साल पे ये चला गया, तो ईयर एंड क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पे?
तो भाई मसला है कि ये सवाल दोनों साल का है। अगर सिर्फ 30 जून 10 का बोलता तो मैं यहाँ पे ईयर एंड लिख देता। अब हम यहाँ से जब कमेंसमेंट निकाल लेंगे, वो जौन सी भी डेट निकलेगी, उस कमेंसमेंट से जब हम सीजेशन तक लाएंगे तो मैंने यहाँ पर मंथ्स तोड़ के लिख देंगे। क्या मतलब, यकम मार्च से मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने पहले साल में, प्लस यकम जुलाई 10 से 31 मई 11 तक 11 महीने, तो टोटल कितने हैं, 15 महीने इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रही। इस तरह करके लिख लिया हमने। पहले साल में हर चीज़ 4 महीने पे रोक देंगे, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम का माइनस होना होगा, चाहे वो जनरल लोन में से पेमेंट की तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करना होगा, हर चीज़ रुक जाएगी ईयर एंड पे। क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमारे सीजेशन से पहले ईयर एंड आ जाए तो हम क्या करते हैं, ईयर एंड। ठीक है बच्चे, काम में क्या वजह है, इस्लामाबाद चले गए हैं, ओह माय गॉड। ओहो, तब कल सिंगल एंट्री शुरू करेंगे तो क्या होगा, वापस आ जाएंगे कल तक, इतनी जल्दी, बस छोड़ने गए हैं उनको। वो तो धरना, यूं कहे ना, फिर मार्च पे गए हैं, ठीक है ना। अगर धरने पे जाते तो कल वापस कैसे आते, मार्च कर रहे हैं, उनको छोड़ के वापस आ जाएंगे, यूं कहें। पर हमने बता दी कि कल सिंगल एंट्री शुरू हो रही है। ओके, AC financed the cost of project from the following sources. Number 1, on Yakam March 10, a 7-year loan of 70 million was obtained specifically for the construction of the plant. कौन सा लोन आ गया, स्पेसिफिक लोन आ गया। तो ये तो वर्किंग स्पेसिफिक लोन की होती है। तो किस दिन रिसीव हुआ है लोन, यकम मार्च 2010 पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे यकम मार्च को ही बना लिया था क्योंकि इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे ही, ज़रा अभी से ही एक पॉइंट, लोन आ गया ना, एक ही रहेगी फर्स्ट पेमेंट, वो पेमेंट्स में जाके देख लो उसकी डेट कौन सी है, यकम मार्च 10 ही है। तो इसलिए मैंने कहा था कमेंसमेंट यकम मार्च 10 की है, सीजेशन 31 मई 11 की है, हमारा ईयर एंड 30 जून 10 पे जब होगा तो 4 महीने पहले साल में और 11 महीने फिर अगले साल। ठीक हो गया, ठीक है। चलें जी, फिर लोन की बात ही पहले कर लेते हैं, स्पेसिफिक लोन की सारी बात कर लेते हैं। ऑन यकम मार्च 10, a 7-year loan of 70 million was obtained specifically for the construction of the plant. The loan earned markup at 13% per annum, semi-annually payable, semi-annually। यहीं पे रुक के डेट्स जहन में ले आते हैं, उसमें तो लिखी होगी, हम भी जहन में ले आए। यकम मार्च 10 को अगर एक लोन आया है तो इसके 6 महीने जाके, पहले 6 महीने जाके पूरे होंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 31 अगस्त पे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब बैंक ये भी कह सकता है कि 31 अगस्त की शाम को पे कर दो इंटरेस्ट, या यकम सितंबर की सुबह कर दो, दोनों तरह से ही हो सकता है। ठीक है, वो सवाल बता दिया करेगा हमें। An arrangement fee of 1% of the loan amount was paid to the bank. ये अरेंजमेंट फी क्या है, ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। 70 मिलियन का 1% कितना आ गया, 0.7। अच्छा, दोनों साल इकट्ठे तो नहीं चलाएंगे, लेकिन ये बता दो सिर्फ कि यहाँ पे क्या आएगा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सिर्फ एक ही साल पे नज़र आने चाहिए, क्योंकि लोन प्रोसेस हुआ उस वक्त वो चार्जेस पड़ गए। हाँ, अलग बात है आगे कोई चार्जेस आ जाते तो फिर हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है एन अरेंजमेंट फी ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वॉज पेड टू द बैंक, बस एक बार पे कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन, प्रिंसिपल 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28। वो जो हम कह रहे थे यकम मार्च 10 के पहले 6 महीने पूरे होंगे जाके 31 अगस्त 10 पे, तो ये शाम को ही कह रहे हैं कि अगली किस्त 5 मिलियन की किस्त भी पे कर देना 31 अगस्त 10 की शाम को, और यकम मार्च 10 से 31 अगस्त 10 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे कर देना 31 अगस्त को ही। ठीक है, उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं, 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को फिर एक और किस्त 5 मिलियन की पे होगी और उन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे होगा। ठीक है,
अब हमारे पहले साल में इनमें से कितनी रीपेमेंट्स आ रही हैं या इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है? एक भी नहीं आ रही। पहला साल तो 30 जून 10 पे ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो पहले साल के अंदर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है तो वो कितनी दफ़ा हमें कितनी लाइन इंटरेस्ट 70 मिलियन ही है। आगे कहता है सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% पर है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना हो, अच्छा सवाल के अंदर सस्पेंशन भी आ रही थी, ठीक है। पॉइंट 2 के अंदर जनरल लोन की बात है, पॉइंट 3 में पेमेंट्स हैं, पॉइंट 4 में कंसल्टेंट फी है, पॉइंट 6 में यूजफुल लाइफ है, पॉइंट 5 में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी, पूरा एक महीना। द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द, हाँ जी, ये सस्पेंशन नॉन रूटीन या रूटीन? सस्पेंशन को अंडरलाइन करके लिखे नॉन रूटीन। पहली बात तो ये होगी कि ये नॉन रूटीन है, और नॉन रूटीन है तो हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्या किया करते हैं, इसको साइड में बिठा देते हैं, बस एक काम करते हैं, सवाल के अंदर मंथ्स भी लिख लेते हैं और फ्रैक्शन लगाते हुए थोड़ा सा फासला भी रखते हैं क्योंकि प्रेशर ब्रेक होती है। उसके बाद अगली बात भी डिसाइड कर लें, हमने वर्किंग 2 साल की करनी है। 30 जून 10 और 30 जून 11 वाले साल दो हैं अलग अलग, तो ये देख लेना कि दोनों वर्किंग्स के अंदर मंथ्स और फासले ना डालते रहे ना। ये ध्यान से देख लेते हैं कि सस्पेंशन आ कौन से साल में रही है। तो 28 यकम फरवरी 11 से 28 फरवरी 11, ये 30 जून 11 वाले साल की सस्पेंशन है, तो फिर मंथ्स भी सिर्फ उसी में लिखेंगे और फ्रैक्शन भी फासले पर सिर्फ उसी में ही लिखेंगे, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब पहला साल तो आसानियाँ ही आसानियाँ लिए हुए था। सवाल शुरू कर लेते हैं। बहरहाल एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। AC also has a running finance facility of 100 million carrying markup of 14% per annum. Any additional amount required for project was provided through this facility. इससे आसान क्या हो सकती है एडजस्टमेंट? जनरल लोन तो है, फैसिलिटी क्या है? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या है? जनरल लोन। जनरल लोन है, उसने हमें नहीं बताया आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, उसने लिमिट बताई जी इतनी फैसिलिटी है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर उसने इंटरेस्ट रेट खुद ही दे दिया या वो एवरेज रेट देता और इंटरेस्ट देता, हम इंटरेस्ट निकाल लेते। एक से ज़्यादा लोन्स होते तो हम उनको एवरेज आउट कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने हमें कहा जी जनरल लोन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है 14%, तो फिर टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। जनरल लोन से जो भी पेमेंट होगी उसकी कैपिटलाइजेशन 14% होनी, ये रेट भी गिवन, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना है। सवाल सामने रखें, कैलकुलेटर पे निकालें, लिखेंगे बाद में। कैलकुलेट तो करें ना जल्दी से, एडजस्टमेंट पढ़ के। वो कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग वाले बच्चे कह रहे थे कि ये तो पहले से लिखा होता है, शायद रिकॉर्डिंग मिस हो रही होती है। तो रिकॉर्डिंग थोड़ी मिस होती है, मैं तो टाइम बचाता हूँ। पिछली क्लास में जो होता है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं अलग से जी उनको रिकॉर्ड करके ये बात बता दूँगा कि ये पहले से नोटेड नहीं होता, बल्कि ये हम यहीं से ही बात शुरू करते हैं। ये सिर्फ हमने हेडिंग्स बनाई होती हैं, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकल आया जी। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन किस दिन लोन आया था? यकम मार्च को। कितना लोन आया था? 70 मिलियन का इंटरेस्ट रेट था इनटू मार्च, अप्रैल, मई, जून। आगे मत बढ़ो, ईयर एंड पहले आ गया है सिजेशन से, तो 4/12 जी। बस एक ही, कोई रीपेमेंट नहीं हुई, तो बस 3.03। अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल का फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन बनाना तो है ना अभी हमने, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नंबरिंग सारी ही कर लेते हैं, नंबरिंग तरतीब से करते हैं, पूरे सवाल की करते हैं।
जितनी पहले साल के अंदर आ गई वहाँ से आगे फिर कंटिन्यू उसी नंबरिंग को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, नंबरिंग बगैर तो गड़बड़ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, और नंबरिंग से आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। 1-2 मिनट इस पर लग जाएँ, सवाल में टाइम बच जाता है। चलें जी, ये 3.03 कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था वैसे? चलें, शुक्र है जी। क्यों, खुद क्यों नहीं कैलकुलेट किया? नहीं समझ आ रहा था, वो गलत आ रहा था? क्या किया तुमने उसमें? नहीं, उसमें 6/12 किया, बताओ ना, शेयर करो ना गलती। अच्छा जी बेटा जी, दोनों साल का इकट्ठा तो बनना ही नहीं था, रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए थी। रिक्वायरमेंट पढ़ नहीं नंबर मिलेंगे जी दोनों साल इकट्ठे वालों को। हाँ हाँ, कोई फिर खैर है, फिर खैर है। आपने 2 कॉलम्स बना दिए हैं, कोई इशू नहीं। अलग से 30 जून 10 वाला इंटरेस्ट, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस जनरल लोन अगर अलग आ रहा है वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, उसके मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि 30 जून 10 में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, 30 जून 11 में कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई, रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली अलग अलग दिखाना था। तो इकट्ठे जिन्होंने ऐड कर दिया है उनको कुछ नहीं मिलना। रिसीट पेमेंट बताता हूँ, बनना है ना अभी, तो नंबरिंग कर लें फिर बनाते हैं ना, बनाते हुए देखेंगे। जिसने इकट्ठा बनाया गलत नहीं है क्योंकि वो तो वर्किंग है, लेकिन उसने गलती उसमें कर दी होनी है। तो वो गलती से बचने के लिए मैं एक सजेशन दे दूंगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर 2 साल पे सवाल पहला हो तो हम 2 रिसीट पेमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। चलें जी, नंबरिंग करते हैं जी। 1 मार्च को ही सब कहानी शुरू हो रही है और 1 मार्च से ही रिसीट्स पेमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। क्या सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पेसिफिक लोन 1 मार्च को ही आ गया। 70 मिलियन .1 में 70 मिलियन को अंडरलाइन करके लिखें 1, और इसी दिन अरेंजमेंट फी भी है नीचे 1%, तो इसलिए 1% को भी अंडरलाइन कर लें। तो 70 को 1A कर लें, 1% को 1B कर लें। ठीक हो गया। अब पूरा मार्च गुजर गया, सुकून सुकून क्या यानी सी भी है? ओके, तो 25 पे आए और लिखें आके 1C। ठीक हो गया। चल, अब तो भाई मार्च पूरा गुजर गया ना सुकून से। अप्रैल भी गुजरा, मई भी गुजरा, जून भी गुजरा। क्यों? गुजरने दो अप्रैल। मैं 1 मार्च 10 से चला हूँ, 1 मार्च 10, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं, 1 मार्च 10, मार्च 10 पूरा गुजर गया, अप्रैल 10 भी गुजर गया, मई 10 भी गुजर गया, जून 10 भी गुजर गया, साल ही गुजर गया, जुलाई 10 हो गई, अगस्त 10 भी गुजर गया। अगस्त 10 नहीं गुजरा, क्या हुआ? ओ, पॉइंट नंबर आई थिंक 1 में ही लिखा हुआ है, सेकंड पैरा, 2 इंस्टॉलमेंट ईच कंप्राइजिंग ऑफ लोन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त। तो 31 अगस्त 10 पे को अंडरलाइन करके लिख लें 2A 2B। क्या मतलब? 5 मिलियन इंस्टॉलमेंट। गलत किया था ये पर्चे में, कैसे किया था? गलत कर दिया था। हाँ, ये पॉइंट छोड़ दिया था तुमने। 2A 2B, 2A 2B, 5 मिलियन 2A, और 1 मार्च 10 से 31 अगस्त 10 तक 6 महीनों का इंटरेस्ट 2B। क्लियर? चलें जी, फिर अगस्त 2010 भी गुजरा, सितंबर 2010 भी गुजरा, अक्टूबर 2010 भी गुजरा, नवंबर 2010 भी गुजरा, दिसंबर 2010 भी गुजरा। गुजरते जा रहे हैं ना। जनवरी 2010 भी गुजरा, नहीं गुजरा? क्या हुआ? 31 जी, सॉरी, जनवरी 11 नहीं गुजरा। क्या हुआ? 31 जनवरी 11 को 65 बिलियन की पेमेंट होगी। नंबर 3 लगा लें इसके साथ। ठीक है जी, जनवरी 2011 अब गुजर गया, फिर फरवरी 2011 भी गुजरा, मार्च भी, फिर क्या हुआ? ओ, अंडरलाइन करें ऊपर जाके 28 फरवरी को, 28 फरवरी 11 आ रहा है ऊपर पॉइंट 1 में, उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख लें 4A 4B। क्या मतलब? 28 फरवरी को भी 5 मिलियन
और यकम सितंबर से 28 फरवरी तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट भी इस दिन पे होगा। 4A। अगर फिगर सही है तो कोई मसला नहीं, वो हम वैसे भी ऐड करके ही लिखते हैं, यहां पर तो एक ही लाते हैं ना फिगर अगर लानी हो। ओके जी, 4A 4B हो गया। चलें जी, 28 फरवरी गया, अब 11, अब मार्च 11 भी गया, अप्रैल 11 भी गया, मई 11 भी गया। 30 अप्रैल को क्या हुआ? कंसल्टेंट को फी पे हुई है भाई। पॉइंट नंबर 4 में आओ, 2 मिलियन को अंडरलाइन करके लिखो 5। ये ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, ये एडेड है, तो ये आपके उस सोल्यूशन में बुक वाले में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 5 हो गया। उसके बाद बस, उसके बाद तो लगा लो 30 सितंबर 11 पे 10 के साथ लगा लो 6 लगा लो, यूज नहीं करेंगे। इसमें ईयर एंड के भी बाद है और इसमें सिजेशन के भी बाद है ये पेमेंट, तो हम इसको यूज नहीं किया करते। लेकिन इधर आते हुए ना भूल जाना, कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो ये है, ये बिल्डिंग की प्लांट की कॉस्ट में तो शामिल होना ही होना है। ठीक है, वहां पे भूल जाते हैं, इसलिए नंबर 6 लगा लिया करें। और जब सिजेशन से आगे चले या ईयर एंड से आगे चले तो आप क्या किया करें, इसको रिसीट पेमेंट में ना लिया करें। लेकिन वो चूंकि नंबर लगा होता है तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट को जब आप देखते हैं तो उसको ऐड करते हुए, इसीलिए अलग अलग ऐड भी करवाया करता था। आप इस 10 को फिर मिस नहीं किया करते। ठीक है, ओके, नंबरिंग हो गई है जी, तो फिर कुछ भी नहीं बचा, नंबरिंग हो गई है तो 1 A और B है, C भी है माशाल्लाह। किस दिन? यकम। अच्छा, ये तो अब लेटर से ही शुरू हो गया। कल सिचुएशन डिफरेंट थी, कल स्पेसिफिक लोन हमारा बाद में आया था, रिसीट्स पेमेंट्स पहले ही शुरू हो गई थी, तो फिर हम लेटर के ऊपर जा नहीं सकते थे। जब कभी स्पेसिफिक लोन पहले आ जाए तो फिर लेटर डेट पे ही रहा करेंगे, और हमेशा लेटर डेट यूज करके हम आते रहे, हम सही रहे। तो सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जब मेरी सजेशन जो है वो आपको शायद काम ना आए, तो इसलिए वो अलग से सिचुएशन बता दी कल वाला सवाल करवा के, कि अगर स्पेसिफिक लोन पहले ना आए, रिसीट्स और पेमेंट्स पहले शुरू हो जाएं, स्पेसिफिक लोन बाद में आए, तो आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को लेटर से नहीं बना सकते, आपको पहली रिसीट या पेमेंट से उसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यकम मार्च 10 को यहां पे वो मसला नहीं था, पहले सबसे स्पेसिफिक लोन ही आया, लोन रिसीव हो गया 70 का, और इसी दिन क्या हुआ, अरेंजमेंट फी भी पे हुई। यकम मार्च 10 को अरेंजमेंट फी पेड, अरेंज फी, चलो बस ठीक है, अरेंजमेंट फी पेड 0.7 माइनस हो गया। और इसी दिन यकम मार्च 10 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो गई, 1A 1B 1C। कितनी है जी? 20। अच्छा, वो वाला चक्कर तो नहीं है ना बिल और पेड के फर्क वाला? बिल और पेड का फर्क वाला यहाँ पे मसला नहीं था, वो सिर्फ प्रोग्रेस बिल में। आप कहोगे यकम मार्च को ही पेमेंट हो गई है पहली, तो भाई यकम मार्च को जो पेमेंट हो गई है पहली, वो उसने नहीं कहा कि एडवांस है और इसकी एडजस्टमेंट हर बिल में होगी और ये प्रोग्रेस बिल में भेज भी रहा हूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं हो, आपने खुद से अज्यूम नहीं करने लग जाना। ठीक है, जब तक वो ये अल्फाज खुद ना कह दे कि ये एडवांस हमने दिया और ये हर बिल में एडजस्ट होगा, तब तक आपने वो वाला काम नहीं करना, मुसीबत में खुद को नहीं डाल। प्रोग्रेस बिल का नाम ले और कहे एडवांस एडजस्ट होगा हर बिल में से, तो फिर वो एडिशनल वर्किंग जो यहाँ पे की थी कल, वो हम करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, उसके बाद एक ही डेट है, तो लग गया जी। अब बताएं आंसर क्या है? 44.3 ये अवेलेबल है, इसको इन्वेस्ट कर दें 44.3। अब अगली क्लास, पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ नहीं लिखी, तो वो आपकी क्लास में ऐड कर रहा हूँ, तजर्बे से ज़रा फ़ायदा हो गया मुझे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 जून 10। क्या है जी ये? 30 जून 2010। 30 जून 10 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग
बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको ऐसे कर ले, बस ये साल खत्म हो गया ना, इसी ने इन्वेस्ट रहना था 1 मार्च से 30 जून तक 44.3। जिन बच्चों ने अलग नहीं किया उन्होंने 44.3 को शायद पूरे 6 महीने इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस कर दिया, या सब इधर ले आए या सब उधर ले गए। जिन्होंने इकट्ठा बनाकर भी इसका ध्यान रख लिया था, बहुत अच्छी बात है, उनका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी सजेशन आइंदा के लिए यही है आपको कि अगर आपका सवाल 2 साल पे फैल जाए तो आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी 2 बना लेना। पर करना सिर्फ क्या है, यहाँ पे रोकना है, इसको क्लोजिंग कह देना, और अगले साल के ओपनिंग पे 1 जुलाई 10 पे आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इस क्लोजिंग को यहाँ पे ओपनिंग में लिख देना। बस इतना सा काम कर, ठीक है। जगह नीचे कम है, थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ मैं। ओपनिंग जी, अच्छा भाईजान आप ही आगे कर दें, इतना आपको एतराज है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ना अब मैं फिर बताऊंगा तुम कौन हो। अब अच्छा नहीं लगता वो वाली बात करना। किधर हो तारिक तुम? क्लास के बाद बताऊंगा तुम अकेले में जी। ओके, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, बस ये अगले साल में जाएंगे तो देख लेंगे, अब इस साल को तो कंप्लीट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस कितना होना है? इन्वेस्ट 44.3 मिलियन इंटू 8% इंटू, ये देखें किस दिन अवेलेबल हुआ ये बैलेंस हमें? 1 मार्च को। और यहाँ पे ठीक है अवेलेबल रहा, लेकिन साल पहले एंड हो रहा है, तो 30 जून 2010 तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने इन्वेस्टेड रहा। 4/12 जी कितना? 1.18 माइनस हो गया 1.85 था, ठीक है जी। साल खत्म हो गया, अभी भी स्पेसिफिक लोन मौजूद है, जनरल लोन से कोई पेमेंट हुई नहीं हमारी इस पूरे साल में, तो इसलिए ज़िंदगी सुकून में है। इस वक्त जनरल लोन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, और टोटल कितना बन गया? क्या गलत है? अच्छा जी, वही लिख देते हैं जो आप कहेंगे जी। 2.55 जी, टोटल बता दें। यार तुम लोग कंफर्म कर लिया करो बेटा, ये मुझे ना ऐसे तंग किया करो जी। 1.85। अच्छा, ये वाली फिगर भाई साहब ने डायरेक्ट, चलें कोई बात, चलें माफ़ कर दें। हाँ, मैं 4 को बार मिटाऊंगा और लिखूंगा, इसी पे खुश रहना तुम लोग। कम्मे लाए है उस्ताद नू असी, वेला ना आगे कोई। 2.55 हो गया, वहाँ पे लेके ना जाओ अभी, वहाँ पे टोटल बोरिंग कॉस्ट ही आएगी, दूसरे साल की भी कैलकुलेट कर लें, एक ही बार ले चलेंगे, ठीक है। अगले साल की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की वर्किंग करते हैं। अगेन तरतीब वही रखेंगे, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट करना है। अब कर लो सही, 2 मिनट देता हूँ, पूरे 2 मिनट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मंथ्स भी लिखने हैं और यहाँ पर फासला भी रखना है फ्रैक्शन लिखते हुए, क्योंकि फरवरी 11 के अंदर सस्पेंशन है और वो नॉन रूटीन है, उसको साइड पे बिठाया हुआ है, भूल ना जाना बिठा के उसको। करो भाई करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट करो। मैं ज़रा पानी शानी पी लूँ, तब तक आपने ना किया तो फिर मैं आपको मैसेज कर लूँगा, तब तक भी ना किया तो फिर मैं आपको कहूँगा चलो मिल के करते हैं, जल्दी करें। तो आखिरी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं पहला लेक्चर यूज़ हो रहा है, उससे पहले तो यूज़ ही नहीं होता था। याद है पहला लेक्चर?
लेकिन अगर वो वहाँ पे ना किया होता तो यहाँ पे आके ये अलग मुसीबत पड़ी होनी। फिर ये सवाल समझने की बजाय वो समझने बैठ जाता। जी कितने बच्चों ने एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया? कम है, जल्दी करें, बाकी भी करें। कल क्या दिन है? जुमातुल मुबारक है। कल इंशाल्लाह हम बुनियाद डाल देंगे सिंगल एंट्री की। टेस्ट भी वापस करूँगा, दूसरा सवाल भी डिस्कस करूँगा, सिंगल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। जो डिस्कशन होती है 10 से 15 मिनट की, जिसमें मैं आपका जहन बना दूँगा। उसके बाद जब हम हफ्ते को मिलेंगे तो ज़िंदगी का पहला सवाल सिंगल एंट्री का कर देंगे इंशाल्लाह। फिर इतवार को आप जाएंगे तो होमवर्क में 2 सवाल लेके जाएंगे। सोमवार को आएंगे पूरा 1 सवाल और करेंगे। मंगल को पूरा 1 सवाल और करेंगे। तो बुध को टेस्ट के अंदर आप सिंगल एंट्री के काबिल होंगे। 3 सवाल पूरे मेरे कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप ICAP में भी थोड़े बहुत नंबर लेने के काबिल होंगे, क्योंकि हमने पहले दिन जैसा सवाल करना है हमने आखिरी दिन भी वैसा ही सवाल करना है। बस हर रोज़ 1-2 नए। बेटा प्लीज़ बातें ना किया करें, जब बात हो रही होती है तो आपस में ना बोला करें प्लीज़। हमने हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे 1-2 कॉन्सेप्ट उसमें नए ऐड करते रहने होते। ठीक है, हो सकता है कल आते आते मेरे जहन में कुछ और आ जाए करना है जी, लेकिन सिंगल एंट्री ही मेरा प्लान है। तो सिंगल एंट्री के हर रोज़ 60-70% क्वेश्चन सेम रहा करता है और 2 से 3 नई चीज़ें हर रोज़ नई आती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो इस तरह से 10, 11, 12, 13 दिन, जितने दिन भी लगें, वो जितने दिनों के अंदर हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, जब उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके होते हैं। पेपर के अंदर सारे इकट्ठे आते नहीं हैं, एक सवाल में इकट्ठे डाल के समझाए नहीं जा सकते। तो इसीलिए हर रोज़ की क्लास ही अहम होगी, कोई मिस नहीं करनी। ठीक है, ओके, शुरू करें जी। कितने बच्चों ने कर लिया इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट? इधर देखें आप सब अब रोक दें। 1 मार्च 2010 को ये लोन आया था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का पूरे हुए 31 अगस्त। पिछला साल देखें तो हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने वहाँ रोक दिए थे। वो 4 महीने का इंटरेस्ट तो वहाँ पे चला गया। अब जब इस साल 1 जुलाई 10 पे हमने लोन की तरफ देखा तो लोन कितना आउटस्टैंड कर रहा था? पहले दिन 70 पूरा ही आउटस्टैंड कर रहा था। हमने कहा अच्छा 70, तुम कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे हो? उसने कहा जी जुलाई 10 और अगस्त 10 तक मैं 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। इधर देखे 13% इंटू 2 बाद में लिख देते हैं, मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग मंथ्स लिख रहा हूँ, 2 आ गए। फिर हमने कहा फिर क्या हुआ लोन? उसने कहा जी फिर 31 अगस्त को 5 मिलियन की इंस्टॉलमेंट आ गई और मैं कम होके रह गया 65। हमने कहा अच्छा, तो 13% तो था ही, फिर तुम 65 कितना अरसा रहे? उसने कहा 1 सितंबर से मैं 65 था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 28 फरवरी तक मैं 65 ही रहा, 6 महीने। जी सस्पेंशन मैंने आज तक कभी पहले बेटा देखी है? आज तक उसको साइड पे बिठाया हो कुर्सी पे, आपको नजर नहीं आई सस्पेंशन? मैं तो उठाया हूँ जी। सस्पेंशन को साइड पे बिठा देना है बस। अगर मेरी कुर्सी बिठाओ तो जब मैं उधर जाने लगूँ तो सारा फिर मैं उठ जाऊँ, फिर चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि उसने सवाल के एंड तक बहरहाल जैसे आपको कभी कभी 1.5 घंटा सजा मिलती है। सस्पेंशन साइड पे है और मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, सस्पेंशन को साथ साथ नहीं सोचना, उससे नुकसान होगा। अब मुश्किल कल वाला सवाल अब कैसा था, अगर उसमें सस्पेंशन आ जाती तो कितना कुछ सोचते आप। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कितनी ढेर सारी पेमेंट्स थी, कहाँ कहाँ सोचते आप। खास तौर पे जनरल लोन हर बार डेट ऑफ पेमेंट से ईयर एंड तक या सेशन तक जा रहा होता है, तो हर बार उसमें वो मंथ पड़ रहा हो तो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ सोचेंगे।
टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सस्पेंशन साइड पे ही पड़ी रहने दें। बस ये बताया हुआ आपको, यहाँ पे मंथ्स भी लिखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो फासला भी डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मंथ लिखना शुरू कर देते हैं। कौन से 2 मंथ्स हैं? जुलाई और अगस्त। और ये कौन कौन से मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। हमने कहा अच्छा 28 फरवरी को तुम 65 रह गए? उन्होंने कहा हाँ 28 फरवरी तक मैं 65 रहा, लेकिन 28 फरवरी की शाम को 5 रुपये ये क्या नाम है इनका, एप्पल वाले फिर ले आए और मेरा बैलेंस 60 रह गया। हमने कहा अच्छा फिर वो कितना अरसा रहा? उसने कहा जी फिर वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त रहा तो 6 महीने, लेकिन हमारे लिए मसला ये है 31 मई को हमने सीज कर देना है कैपिटलाइजेशन को। एक्सपेंस की फिगर एमसीक्यू में मांग सकता था, वो हम निकाल लेते, वो जून के महीने का इंटरेस्ट होता। लेकिन इस सवाल की रिक्वायरमेंट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना कब रोकनी है हमने? 31 मई पे। तो फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितने मंथ्स? 4। कौन कौन से? मार्च, अप्रैल और मई। सॉरी भूल गया, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है जी, एंड पे ही करेंगे वो काम। बटा 12 कर देते हैं जरा ऐसे करके। ठीक हो गया, काम बन गया अपना। नहीं था, कितने बच्चों ने निकाला आंसर? मना किया हुआ है, आंसर नहीं निकालना अगर सस्पेंशन हो तो, बस ये लिख लेना है, फिर वेट करना है। चलें जी, अब हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट इनकम। भाई उसके लिए तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को बनाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम पर जब आते हैं, सबसे पहले ये इंटरेस्ट और स्पेसिफिक लोन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो सवाल से ही निकल आता है। इसके लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल देखा, कमेंसमेंट सेशन देखी, ये नंबर ले लिए फटाफट। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बैलेंस चाहिए होता है, रिसीट पेमेंट बनाना जरूरी होता है। और जब रिसीट पेमेंट बनाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस भी निकल आता है, साथ ही साथ जनरल लोन वाली पेमेंट्स भी निकल आती हैं, तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? 1 जुलाई 10 पे ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, जरा चलते हैं आगे। 2A 2B किस दिन है? 31 अगस्त को। इधर देखें, 31 अगस्त 10 पर लोन रीपे हुआ है और 31 अगस्त 10 पर ही इंटरेस्ट भी पे हुआ है। तो जिन बच्चों ने इकट्ठे बनाया होगा इसको, उनकी 1 मार्च के बाद पहली पेमेंट कब आई होगी? 31 अगस्त पे। तो उन्होंने यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम कहीं पे फेंक दी होनी है, या उस साल में या इस साल में। हालांकि ऐसा होना नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दरमियान में इसको रोक दिया। अब 30 जून तक की इन्वेस्टमेंट इनकम वो देखो 1.18 वहाँ चली गई है। ठीक है, और जुलाई अगस्त की अपने साल में आ जाएगी। ठीक है, चलें बहरहाल लोन रीपे हुआ तो स्पेसिफिक लोन से ही है ना, 5 माइनस, और इंटरेस्ट पेड जी कितना था? 70 इंटू, ओहो ये तो 70 से 65 नहीं हो गया इस साल में, 60 भी हुआ है। मैंने आपको सख्ती से कहा था यहाँ पे आपने ना सीजेशन देखनी है ना कमेंसमेंट देखनी है, आपने ये देखना है कि पेमेंट इस दिन कितनी हुई है। हमने डेबिट की लड़ाई कर ली हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कितना डेबिट होना है, एसेट में कितना डेबिट होना है, वो लड़ाई खत्म हो गई है। भाई बैंक को इससे कोई सरोकार नहीं है, आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया या एक्सपेंस में डाला हुआ है, उसको 6 महीने का इंटरेस्ट जो पे किया है यहाँ पे, वो कौन से 6 महीने का इंटरेस्ट? ये देखो लोन आया किस दिन था? 1 मार्च 10 को, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 31 अगस्त 10 तक, ये 6 महीने का इंटरेस्ट बैंक को 31 अगस्त को पे किया है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल है। ठीक है, तो 6/12। कभी भी यहां पे आपने वो कमेंसमेंट सेशन को नहीं देखना। पेमेंट 6 महीने, यहां क्वार्टरली होता तो 3 महीने आता, एनुअल होता तो 12 महीने आता है, सेमी एनुअल है तो 6 महीने आ रहे हैं। यहां पे जिस दिन पेमेंट होनी है उस दिन तक का इंटरेस्ट पे करना है बस, यहां पे कमेंसमेंट सेशन को देखने की जरूरत नहीं है। जी बोले 4.55।
एक ही दिन है और तो कुछ नहीं है, 2A 2B के अलावा C तो नहीं है, बोलो, बोलती बंद हो गई। सोल्यूशन लेके जाइएगा आज फोटो कॉपियर से, पता नहीं रखा हुआ या नहीं जरा, ये भी नहीं है, था तो था, उसको रखवा दें जी। 9.55 की पेमेंट हुई, तो इधर देखें 44,3 में से ये पे होने के बाद 34.75 बाकी है, ठीक है। अब 2A 2B हो गया, नेक्स्ट क्या है, 31 जनवरी को क्या हुआ, 31 जनवरी 11, और तो कुछ नहीं है ना, 3 नंबर इसी के साथ लगा हुआ, क्या हुआ, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो हद ही कर गई। सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी हुई है, हमारे पास स्पेसिफिक लोन में कितने पैसे पड़े, तो कोई बात नहीं, इसके लिए ही तो हम यहाँ पर 65 मिलियन लिख लिया करते थे। स्पेसिफिक से कितना पे हुआ, 34.75, यहाँ पे कितना रह गया, 0, यहाँ 30.2। जनरल लोन से इस दिन पेमेंट होगी, ऑनवर्ड्स एक्सपेंस जी। इंटरेस्ट बेटा यही तो हम कह रहे हैं कि पेमेंट, ये रिसीट और पेमेंट है जस्ट, पेमेंट जिस दिन की है उस दिन कितने महीनों का इंटरेस्ट पे किया है। मैंने शायद ये एंट्री लिखी हुई थी क्लास में, असल में कहानी कुछ इस तरह से है, हम कहते हैं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब पहले साल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने माना सिर्फ कितना 3.03 डेबिट हुआ था, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं, यहाँ पे सारा ही प्लांट में फेंक दिया था हमने, ठीक है, लेकिन कैश तो कुछ भी नहीं गया था, तो पेएबल था। फिर जब अगला साल आया, पेमेंट का दिन आया, तो उस दिन ये 2 महीने कहाँ जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम की बात है ना, ठहर जाए, इन्वेस्टमेंट इनकम भी जाके लिखते हैं, ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये 2 महीने के जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने इन 2 महीनों का इसके अंदर रखा हुआ है, वैसे ही इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहीं से माइनस होनी है, वहां पे मंथ्स लिखता हूँ, फिर बात समझ आ जाएगी, एंट्री से ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। देख लेते हैं अभी इन 2 महीनों को इधर क्यों लाए हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम में यहाँ पर शो करेंगे तो नजर आ जाएंगे मंथ्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 3 हो गया जी, 3 के बाद क्या है, 4A 4B, किस दिन, 28 फरवरी को क्या हुआ, इधर देखिएगा, लोन रीपेड और इंटरेस्ट पेड, यहां से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, एक बार फिर देख लेते हैं। ये कौन कौन से 6 महीने का, चले लोन तो रीपे करें, लोन 5 का रीपे हो गया, इधर देखें, इंटरेस्ट पे किया, 31 अगस्त तक का पे हो चुका था, यकम सितंबर 10 से 28 फरवरी 11 तक का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। हमने नहीं देखना कि कैपिटलाइज कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, रह कितना गया था, 65 मिलियन, 13% इंटू 6/12 कितना बना, 4.23। अब इधर देखिएगा, हमने 28, ये सारे 6 महीने का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में भी डाला हुआ है, लेकिन ये सारा पे भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें कि एक्सपेंस में तो आपने मार्च अप्रैल मई और जून का भी नहीं, जून का नहीं, मार्च अप्रैल और मई का भी एक्सपेंस डाला हुआ है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा, तो उसकी वजह है कि ये पेमेंट नहीं हुई। हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना रहे हैं, हमने सिर्फ रिसीट और पेमेंट को देखना है। तो मैंने आपको ये बात, ये तकरीबन 4थी दफा हो रही है बात, स्पिन इंडस्ट्री में पहली बार आया था ये, इंटरेस्ट पेड लेना है, इंटरेस्ट पेड भूल जाना है कमेंसमेंट सेशन को, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड की फिगर लिखते हुए। फिर कल वाले सवाल में भी हमने यही चीज़ देखी थी, कमेंसमेंट सेशन को भूल गए, पेड की फिगर लेनी है। फिर आपने कल टेस्ट के अंदर यही काम खुद अप्लाई किया, मैं इसको 4थी बार यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मुश्किल बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इतनी सी बात याद रख लेना कि जब भी आपने रिसीट पेमेंट बनाना है तो पेमेंट को देखना है। तो इसको देखते हुए कमेंसमेंट सेशन को मत देखें, बस ये देखें बैंक को कितना इंटरेस्ट पे किया हम। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही जी? हो गया, टोटल बता दें,
एक ही दिन अगर 2 पेमेंट्स हो रही हैं जनरल लोन से भी तो डिब्बा लगा लो ताकि एक ही बार लिखना पड़े। 9.23 की पेमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, बस 5th है 30 अप्रैल 2011 पे कंसल्टेंट फी पेड 2 ठीक है जी। ये भी नहीं होगा आपकी बुक वाले सोल्यूशन में। उसके बाद 30 सितंबर 11 वाले को देखना है, नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो सजेशन के भी बाद है, ईयर एंड के भी बाद है, उसको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसको यहाँ पे मत भूलना कॉस्ट ऑफ प्लांट में ऐड करते हुए, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लें जी, हमारे पास 2 बैलेंस आ रहे हैं और उसके बाद 1 2 3 पेमेंट्स आ रही हैं जनरल लोन की। 2 मिनट का काम रह गया। इन्वेस्टमेंट इनकम देखें कितनी है, 44.3 मिलियन इंटू 8% इंटू यकम जुलाई से 31 अगस्त तक, कितने मंथ्स, जुलाई और अगस्त पूरा 2 महीने, ठीक है। 2 बाद में लिख लेते हैं। इधर देखें कौन कौन से मंथ्स हैं, जुलाई और अगस्त। ये देखें यकम मार्च से अवेलेबल हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने की इनकम यहाँ पे, जुलाई और अगस्त की यहाँ पे आ, ठीक है। उसके बाद कितना बैलेंस अवेलेबल हुआ, 34.75 मिलियन इंटू 8% इंटू, देख लेते, ये हमें अवेलेबल हो गया था 31 अगस्त को। अगस्त 31 से जनवरी 31 तक, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा और पूरा जनवरी जी। 5 बेटा, कौन कौन से 5 मंथ है, ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय, अब क्या रह गया जी, जनरल लोन की 3 पेमेंट्स हैं, 4 थी, 3 में कन्वर्ट कर लिए, एक डेट वाली को जी। और जनरल लोन तो सबसे आसान है, उसकी वजह ये है कि जनरल लोन में हमने देखना है ईयर एंड या सिजेशन जो भी हो जाए। तो हमारे सामने क्या हो रहा है, सिजेशन हो रही है इसी साल में, तो 31 मई को जहन में रख लेंगे कि एंडिंग डेट तो ये है। अब जिस दिन पेमेंट हुआ करेगी उस दिन से एंडिंग डेट तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे जनरल लोन, पहले ही जहन में रख लेते हैं। अगर सिजेशन पहले हो रही है तो सिजेशन, नहीं तो ईयर एंड, जहन में रख के डेट ऑफ पेमेंट से वहाँ तक, डेट ऑफ पेमेंट से। तो हमारे पास सिजेशन 31 मई पे हो रही है, तो बस 31 मई को जहन में रख लें कि वहाँ तक जाना है। शुरू कहाँ से करना है, डेट ऑफ पेमेंट से। तो पहली पेमेंट कितनी हुई, इधर देखें 30.25, दूसरी पेमेंट 9.23, तीसरी पेमेंट 2 मिलियन, ठीक है जी। अब ये कहीं मैंने एम लगा दिया, कहीं नहीं लगाया, माफ कर दीजिएगा इसको। रेट हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है, 14%। अब मंथ्स की बारी आती है, तो 31 मई आपके जहन में है, 31 मई 11 पे इसने रुकना है। शुरू कहां से होना है, पेमेंट डेट से। तो पहली पेमेंट 34 की हुई है, सॉरी 30 की हुई है जनरल लोन से, ये किस दिन हुई है, 31 जनवरी को। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने, 4 मंथ। कौन कौन से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगली पेमेंट कब हुई है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को पेमेंट हुई है, तो 31 मई तक जाना है हमने, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल और मई, 3 मंथ्स। कौन कौन से, मार्च, अप्रैल, मई। क्यों लिख रहे हैं मंथ्स, इस साल में सस्पेंशन भी है 1 महीने। उसके बाद आखिरी पेमेंट है 30 अप्रैल को, तो सिर्फ 1 महीना। कौन सा वाला, मई का। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए मई पूरा ही लिख लेते हैं, वरना लगेगा मार्च तो नहीं गई, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। चलें, अब सवाल तो खत्म हो गया है।
बस सस्पेंशन ही रह गई है। सस्पेंशन कौन से मंथ में? फरवरी में। तो जहां जहां फरवरी नजर आए, ओ फरवरी, चलो शाबाश, -1। आगे चलो, बस नहीं, यहां पे भी पड़ा हुआ है -1। ठीक है जी, तो बस 2 जगह इसमें माइनस होना था। ठीक है, लेकिन ये पहले बैठ के नहीं सोचा जा सकता। हाँ, लेकिन ये डिले कंस्ट्रक्शन पार्ट का हिस्सा तो नहीं है ना। क्या प्लांट को बनाने के लिए इनकी शॉर्टेज करवाना 1 महीने के लिए ज़रूरी होती है कि प्लांट पे काम रुका रहे, वरना प्लांट नाराज़ हो जाता है? नहीं ना। तो नॉन रूटीन रूटीन का हमारा या किसी के कसूर की बात नहीं है। अगर तो उस कंस्ट्रक्शन का, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है उसका ये इंटेग्रल पार्ट है कि उसके बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती आगे, सुखाना सीमेंट को ज़रूरी था, या उसके बगैर इंस्टॉलेशन हो सकता है ये भी ऐसे ही हो कि बुनियादें डाल दी, उसके ऊपर प्लांट लगाना हो, तो वो जो सीमेंट की बुनियादें पड़ी हैं 10, 15, 20 दिन, 1 महीना उसको सूखने का टाइम लगना है, फिर तो वो ज़रूरी था। लेकिन ये ऐसा काम नहीं है कि जिसको हम इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन का पार्ट कह सकें। तो हमारा कसूर या किसी का कसूर की बात ही नहीं है। बात यह है कि उस प्रोसेस का वो पार्ट है या नहीं। अगर ये शॉर्टेज ना होती तो क्या काम रोकना पड़ता? तो इसलिए नॉन रूटीन है। ठीक है, नॉन रूटीन को हम लेंगे जी। लाल मार्कर बाहर निकल आया था और उसने काम अपना दिखा दिया है। अब ब्लैक मार्कर दोबारा आ गया और आंसर बता दें। इसका आंसर बता, 7.42। चेक करते रहे साथ साथ। 1.75, 6.99, 1.75 ठीक है। नेट कर 5.24 आ गया, 1.41 ठीक है। ये ठीक है, 6. अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। अभी कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स बताओ। पहली कितनी थी? 25, दूसरी 65, तीसरी, हाँ ये 10 कितने बच्चे भूल गए थे? ये 10 लिखना कितने बच्चे भूल गए थे? भूले थे ना? आदत डालो बेटा, जिन्होंने हाथ खड़े किया उनको कह रहा हूँ, भूले भी हैं कुछ बच्चे, इसीलिए मैं अलग अलग, वरना आसान तो 100 की आदत ही डालता, आपको इसीलिए अलग अलग रखता हूँ। हमारे ईयर में तो नहीं है बेटा, लेकिन बिल्डिंग तो बन गई है ना। आप उधार पे फिक्स एसेट खरीदें तो क्या आप कहते हैं पेमेंट की डेट तक मैं उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा? आप फिक्स एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट कर देते थे, बस। बिल्डिंग तो बन गई है, एसेट तो डेबिट हो गया है, क्रेडिट कैश नहीं हुआ तो क्या करें? पेएबल क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस शीट में पेएबल नजर आ जाएगा। सही है ना? बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, 31 मई को हो गई है, ये पैसे उसी से रिलेट करते हैं, पे नहीं हुए तो कोई मसला नहीं। ओके, है तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट डिले करके दी। चलें आगे। 100 कंसल्टेंट फी 2, परमिट फी नो। इधर देखें, बोरिंग कॉस्ट 2 हैं आज, 2.55 प्लस 6.65, टोटल 9. इसका आंसर बताना है मुझे। इधर जी, वर्किंग 1 111.2, डेप्रीसिएशन देखें एक ही साल की एक्यूमुलेटेड, 0 ओपनिंग है प्लस फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लें, 0 प्लस फॉर द ईयर निकालने के लिए 111.2 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 23 इंटू 1/12। ये जी क्या है? ओपनिंग, और ये क्या है? फॉर द ईयर एक्सपेंस। इस साल में 1 महीना ही चली है ना, 1 महीने चलेगी ना, रेडी टू यूज हो जाए। नहीं भी चला प्लांट तो रेडी हो गया, तो मैंने आपको बताया हुआ है, कमर्शियल प्रोडक्शन ना भी स्टार्ट करें, रेडी टू यूज हो गया तो डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। तो यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है? 20 साल। सवाल में पढ़ें जरा, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट आफ्टर इट इज कंप्लीटेड इज 20 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज। अब किस दिन प्लांट कंप्लीट हुआ है? 31 मई 11 पे, तो हो गया कंप्लीट। उसको हमने डेप्रिशिएट करना शुरू किया, लेकिन साथ ही ईयर एंड हो गया। 30 जून तक कितने महीने?
यहाँ से पूरे साल की डिडक्शन निकल थी, यहाँ से एक महीने की डिडक्शन आ गई 0.46 माइनस कर दें 0.74, ये है कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30 जून 11। क्वेश्चन है बेटा पहली लाइन पढ़ो ना। द प्लांट वॉज कंप्लीटेड, न्यू प्लांट वॉज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन ऑन 31 मई 11। उधर भी लिखा हुआ है हमने वर्क कंप्लीटेड 31 मई 11, और ईयर एंड कब हो रहा है 30 जून 11। तो फिर एक महीने जून के महीने की सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी। नंबरिंग की बात करें तो इधर देखें, एक नंबर और एक नंबर और एक नंबर, 3 नंबर यहां पे पड़े, ठीक है, सही है। उसके बाद 1 2 3, 1 2 1 2 3, हर फिगर का एक मार्क था, खुले डुल्ले नंबर थे यहाँ। 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 10 और 11 हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने 0.5 यहां पर एक फिगर का रखा था, जैसे 1 2 3, बैलेंस तो निकल ही आता है, तो 1.5, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े 1 2, फिर ये टोटल है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी 1 और 2, यहाँ पे भी एक नंबर, यहाँ पे भी एक नंबर, और यहाँ पे 0.5, कितने बन गए 1 2 3 4 और 5, 11 और 5 कितने हो गए 16। यहाँ पे आप 1.5 करें, 0.5, जिसने 10 छोड़ा होगा 0.5 कटेगा उसका, ठीक है। यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, कितना बन गया 2.5, कितने हो चुके थे 16 और 2.5, 1.5 रह गए, यहाँ पर लाने का 0.5 और इसका 1, 30 नंबर, प्लस माइनस है कोई एक आधी जगह पे हो गया वो मार्किंग स्कीम भी यही थी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है क्या, WDV कैरिंग वैल्यू अंडरलाइन करके लिख लो ना, कैरिंग वैल्यू कई बार मैंने लिखा हुआ, वैसे ये फाइंड ही किया है, तो इसी के ही नंबर हैं। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो यहां पे एक करके 0.5 दे दूं, वैसे इसके नंबर आई कैप रखता है ऐसे टोटल के थोड़े से, लेकिन थोड़े से, और मैं नहीं रखा करता टोटल उसके मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप टोटल निकालेंगे नहीं, आई कैप के लिए नंबर होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं जी, खैर है, क्या चीज, क्या 0.25 है, चलें जी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये बेसिकली हमारा लेक्चर 6 होना था, सॉरी लेक्चर 7 होना था, जिसकी जगह पे कल मैंने आपको क्रैशी स्टील वाला सवाल करवा दिया था। अब ये लेक्चर 8 की जगह पे आ गया, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ, आपको कॉन्फिडेंस मिला कि जो सवाल मैंने क्लास में आपको करवाना था वही सवाल आप लोगों ने, मेरे ख्याल में 12 से कम नंबर वाला कोई है जिसके 12 से कम नंबर हो, 1 2 3। अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस बोरिंग कॉस्ट को और उस बोरिंग कॉस्ट को इकट्ठा बना दिया था, एम आई राइट, ठीक है। अगर अलग किया होता तो कोई वजह नहीं थी कि पासिंग मार्क्स ना आते। तो रिक्वायरमेंट को ना पढ़ना तो आपका कसूर है ना बेटा, रिक्वायरमेंट को तो ध्यान से पढ़ना चाहिए ना। रिक्वायरमेंट को फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर्स एंडेड 30 जून 10 एंड 11, अलग अलग पूछा गया था, 10 एंड 11 अलग अलग पूछा, वरना तो फिर रह ही कुछ नहीं जाता, वरना आपको क्या मसला होना था, लड़ाई को नहीं थी, ठीक है। कोई बात नहीं, खैर है, नेक्स्ट टाइम के लिए सबक सही, आई कैप जाने से पहले पहले रिक्वायरमेंट सही तरह पढ़ना शुरू कर दे। 22 नंबर चाहिए थे असेसमेंट में पास होने के लिए, बच्चों के कम से कम 12 आ जाएंगे, हाथ खड़ा करें। अच्छा ठहरे 20 नंबर का सवाल था, 20 नंबर में से 20 ही आ गए, हाथ खड़ा करें, 2 3, अब ये हाथ खड़ा रखेंगे, 18 आ जाएंगे, 16 15
नीचे नहीं करना हाथ, 16 वाले, 15, 14, 13, 12, 11, 10, इससे नीचे कोई है तो वो नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। आई कैप अपनी मीटिंग्स में कहता है बच्चे को पता नहीं चलता, जज़ाकल्लाह, बच्चे को पता नहीं चल रहा होता कि हर सवाल आधा सही कर लूँ तो टोटल में सारा खर्चा ही आधा सही हो जाएगा और मैं पास हो जाऊँगा। ये बच्चा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि हर सवाल आधा सही करके मैं पास हो जाऊँगा। जहाँ पे एडजस्टमेंट बचता है वहीं पे बैठा रोला डाले रखता है, अगला सवाल ही नहीं करता। हालांकि मैक्सिमम मार्क्स आप कर चुके होते हैं स्कोर सवाल के अंदर, एक दो एडजस्टमेंट आप देखेंगे, सिंगल एंट्री शुरू कर रहे हैं, वो 18 से 20 नंबर का सवाल आएगा आपके पर्चे में। अब वो 18 से 20 नंबर का सवाल आप हमेशा 60-70%, 9, 10, 11, 12 नंबर उसमें से ले चुके होंगे और एक दो एडजस्टमेंट्स पर जो है वो फंस जाएंगी जाके, अब बैठ जाएंगे उस पर, अब लगे रहेंगे, टाइम गुजर गया, अगले आधा घंटा लगाया, सही कर लिया, 2 नंबर बढ़ गए, 3 नंबर बढ़ गए, लेकिन उस आधे घंटे में अगले सवाल में आसान 10-12 नंबर पड़े थे, वो लूज कर दिए। तो फिर फेल होने से कौन बचा सकता है? अल्लाह तो वही अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो फिर आप वहां पे आधा घंटा क्यों लगाओगे? अल्लाह दिल में डालें और आगे चलो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए जरा। थोड़ा लेंथी लगा ये क्वेश्चन, लेकिन 20 नंबर भी कुछ कम ना थे। बहरहाल आपको इस सवाल 20 में से मेरे ख्याल में 5, 6, 7 नंबर लेना ही काफ़ी था पेपर पास करने के लिए, और इससे तो ज़्यादा ही ले लेने थे आपने। सोल्यूशन लेके जाइएगा, आपका होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, सवाल पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 3 होमवर्क है, आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, बट पूरा नोट नहीं बनाऊँगा, मैं थक गया हूँ नोट बना बना के, बस हो गई है मेरी। लियाकत इंडस्ट्री था क्या का नोट मैंने बनाया, फैम का नोट मैंने बनाया, ये वो नोट्स हैं जो मैंने मुश्किल सवालों के बनाए आपको देने के बाद। इसके अलावा तो बेतहाशा नोट कर दिया आपको, अब बस होती है, अब इतना ही होता है। आप लोगों ने क्या मतलब, आप जा रहे हैं कि मैं सवाल का भी नोट बनाऊंगा? कतई नहीं बनाऊंगा। सोल्यूशन लेके जाएंगे, घर पे खुद करेंगे, फिर सोल्यूशन से चेक भी करेंगे खुद, ताकि कल आते आते आपको इची बीची इसकी याद हो। मैं आपके साथ सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा, मैं वैसे ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपको काफ़ी दफ़ा नोट बनवा चुका, तो अब नोट बनाने के अंदर कोई साइंस बाकी नहीं रही, ठीक है जी। बेटा क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब बोलो ना, आप बोलो, हिम्मत पैदा करो जो बात की है। तो पीछी बीची क्या होता है? बिट्स एंड पीसेस। अच्छा जी, आए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। उकाब लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैंक लोन्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ 18। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं बैठ के, पता नहीं ये सही अंग्रेजी है नहीं। छोड़ो यार, छोड़ो, गलत है तो गूगल करके अपनी सही कर लेना, मुझे छोड़ दो जी। फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, लोन्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ 18। 9% लोन रीपेबल इन 19, 11% लोन रीपेबल 2022। ये 9% और 11% का मतलब होता है इनका इंटरेस्ट रेट। ओके, 30 जून 18 में एक लोन 15 का आउटस्टैंडिंग है जो 19 में जो है वो पे करना है, रीपे होना है, और एक 24 का आउटस्टैंडिंग है जो जाके 22 में रीपे होना है। तो 18 के अंदर तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग हो गए ना। अब कहता है अच्छा ये आउटस्टैंडिंग है ऑलरेडी, ड्यूरिंग UL began construction of a qualifying asset on 1st April 18 and withdrew funds of 6 million on that date to fund construction. On 1 August 18, an additional 2 million was withdrawn for the same purpose. Calculate the borrowing cost which can be capitalized in respect of this project for the year ended 31 दिसंबर 18। देखें जी, हमने 6 मिलियन भी विड्रॉ किया और 2 मिलियन भी विड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारा ये लोन, जो हमारे ये लोन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। आप कहोगे तो जनरल तो नहीं कह सकते, स्पेसिफिक का तो कहा था, खामोश है तो अज्यूम कर लेंगे स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि पहले से ही पड़े हैं लोन,
या तो आप यूं कहो कि जी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और ये लोन आ गया, तो बताया नहीं कौन सा है, स्पेसिफिक है या जनरल है, तो ठीक है मैंने कहा स्पेसिफिक अज्यूम कर लो, ये तो पहले से पड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग रहे ये लोन, आगे भी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, हमने बीच में काम शुरू किया, यहां से पैसे निकाल लिए, तो इस सवाल में जनरल लोन ही था, सिर्फ स्पेसिफिक लोन्स थे ही नहीं। आपने ये लोन की अमाउंट और इनके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन करके जनरल पर्पस लोन के कैपिटलाइजेशन रेट को निकालना था, और उसके बाद आपने 1 अप्रैल से ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 18, और उसने ये नहीं बताया कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो ईयर एंड तक लेके आना था। 1 अप्रैल से ईयर एंड तक एवरेज रेट, फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपने कैपिटलाइज करना है एवरेज रेट के हिसाब से, और इसी तरह से दूसरी पेमेंट 2 मिलियन को भी ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, क्लियर है ये बात? दूसरा है जी, कबूतर लिमिटेड हैज बोरोड 20, क्या आंसर पता नहीं, देख लेना ना आप, सारी बात तो बता, कैलकुलेट, सुन लें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। Calculate the borrowing cost which can be capitalized in respect of this project for the year ended 31 दिसंबर 18। अब मुझे ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। देखें आप क्या करेंगे, आपने 15 और 24 को ऐड कर लेना है, 15 पे 9% और 24 पे 11% निकाल के उनका इंटरेस्ट निकाल के उस इंटरेस्ट को ऐड कर लेना है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन करके एवरेज रेट निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है 6 मिलियन इंटू एवरेज रेट इंटू 9/12 और 2 मिलियन इंटू एवरेज रेट इंटू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5/12। तो जो भी आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, ओके, खुद कीजिएगा ना सॉल्व। नेक्स्ट पढ़ें, कबूतर लिमिटेड। भाई आई कैप की बुक में बच्चा कह रहा था एक, पता नहीं वो सही था या गलत, कि एक सोल्यूशन वहाँ पे गलत है, तो मैंने खुद किया, तो मैंने चेक किया, तो मैं सही हूँ, पता नहीं, आप भी चेक कीजिएगा, आप अपना आंसर निकालिएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। कबूतर लिमिटेड हैज बोरोड 24 मिलियन टू फाइनेंस द बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री। ये कौन सा लोन है? स्पेसिफिक लोन है जी, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 2 years। द लोन वॉज ड्रॉन डाउन एंड इनकर्ड ऑन 1 जनवरी 19 एंड वर्क बिगैन ऑन 1 मार्च 19। ठीक है जी, लोन टेकन 1 जनवरी आ गया और वर्क कब स्टार्ट हुआ? 1 मार्च। ₹10 million of the loan was not utilized until 1 July 19, so JL was able to invest it until needed। JL is paying 8% on the loan and can invest surplus funds at 6%। रुक जाओ, पहले सिचुएशन देख लें। जनरल लोन कोई नहीं है, एक 24 मिलियन का लोन आया है, स्पेसिफिक है, और वो कह रहा है 1 मार्च को, लेटर डेट तो 1 मार्च ही बन रही है ना, वर्क स्टार्टेड 1 मार्च है, लोन आया 1 जनवरी को। ठीक है, तो पेमेंट पता नहीं कब की उसने ये नहीं बताया, ठीक है, लेकिन लेटर डेट हमारी 1 मार्च ही बन रही है, तो कमेंसमेंट तो 1 मार्च ही बन रही है। ओके, अच्छा, अब वो कहता है 10 मिलियन ऑफ द लोन वॉज नॉट यूटिलाइज्ड अंटिल 1 जुलाई 19। ईयर हमारा 31 दिसंबर 19, तो 31 दिसंबर 19 से पहले 1 जुलाई 19 तक वो कह रहा है कि 10 मिलियन फारिग पड़ा रहा। तो 10 मिलियन में इन्वेस्टमेंट इनकम निकलेगी कब तक? 30 जून 2019 तक। 1 मार्च से शुरू करना है कैपिटलाइज करना, और 30 जून 19 तक कैपिटलाइज होता रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। अब लोन आया 24 मिलियन का, आ गया था 1 जनवरी 19 को, लेकिन कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करनी है? 1 मार्च को। कोई रीपेमेंट नहीं हुई, लोन की रीपेमेंट तो नहीं हुई ना, तो 1 मार्च 19 से 31 दिसंबर 19 तक कितने महीने बनते हैं? 10 महीने। 10 महीने, 10 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस होना था। ठीक है, और कितने महीने बोले थे इन्वेस्टमेंट इनकम के? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने 10 मिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होनी थी, आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जानी थी। देखिएगा कितनी ए आ रहा है, और पहले के केस में कितना आ रहा है? पहला भी ए ही है, दोनों सही हैं, इसका मतलब आई कैप में बच्चा गलत कह रहा था। ओके, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन करना है आपने, थर्ड क्वेश्चन करना है, सोल्यूशन लेके जाइएगा प्लीज, लाजमी करके आइएगा, वरना ये रह जाएगा सोल्यूशन आपकी जिंदगी में डिस्कस होना। मैंने तो कल कर देना डिस्कस सोल्यूशन देके, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
5-7 मिनट में 10 मिनट में ये करना है। और थोड़ी सी बात कुरैशी स्टील के ऊपर करूँगा मैं कि एंट्री कैसे करनी है अगर पेमेंट की डेट और बिल रिसीव होने की डेट अलग हो जाए। उसके बाद फिर हम सिंगल एंट्री पे बात शुरू कर देंगे। कल वैसे भी जुम्मा है, टेस्ट भी वापस करने हैं, कल सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कोई उधार नहीं छोड़ूंगा सिंगल एंट्री पे जाने से पहले, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, ये पास पेपर 8 है अल्फा ट्रेडिंग, आज ये कर लें। कल भी एक सवाल दे के भेजूंगा आपको, क्योंकि कल सिंगल एंट्री का कोई होमवर्क नहीं होगा, सिर्फ बेस बनानी है कल सिंगल एंट्री की, कुछ बातें करनी है ऐसे ही उल्टी सीधी बस। ठीक है, तो कल वो वाली क्लास है बहरहाल ज़रूरी, ताकि हम आगे चल सके सिंगल एंट्री के अंदर। तो 15-20 मिनट की शायद डिस्कशन वो करूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिस्कशन करूंगा ये सवाल की। ठीक है जी, उसके बाद टेस्ट वापस कर दूंगा। अल्फा ट्रेडिंग में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी लूँगा। एक सवाल और होमवर्क में कल दूंगा, 1 या 2 बोरिंग कॉस्ट का। मेरी तरफ से तकरीबन बोरिंग कॉस्ट कंप्लीट है। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।